स्टूडेंट्स, ब्रेक टाइम खत्म हो गया, चलो अब आ जाओ वापस। देखिए, किसका क्वेश्चन था, रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन क्या है, जो हम रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, जो आप रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हो, किसी और ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड एंटीबॉडी लेके उसमें ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो रिकम्बिनेंट ह्यूमन प्रोटीन है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ हम आते हैं। स्टूडेंट सारे आ गए, अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो चलो, 19 स्टूडेंट्स आ गए हैं। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है आपने, सेप्टिक शॉक की नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक, आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क फॉर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक। सबसे पहले जो पेशेंट सेप्सिस के रिस्क पे है, उन्हें आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, carry out all invasive procedure with correct aseptic technique after careful hand hygiene। जब भी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करना है, चाहे कोई आईवी पास करनी है, चाहे कोई कैथेटर पास करना है, चाहे कोई ट्यूबिंग करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो क्या करनी है आपने, इन्वेसिव जितनी भी प्रोसीजर करनी है आपने एसेप्टिक टेक्निक उसको यूज़ करना है। ठीक है, और हैंड हाइजीन जो है वो करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी आईवी लाइंस है, जितनी भी आर्टीरियल लाइंस है, जितने भी वीनस लाइंस है, ठीक है, जितने भी सर्जिकल इंसिजन्स है, जितने भी ट्रॉमास है, जितने भी वुंड्स है, जितने भी यूरिनरी कैथेटर्स है, प्रेशर अल्सर्स है, वो सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है। आपने देखना है कि उसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है। जी जी बिल्कुल सुलेमान, एक और क्लास। सुलेमान, मैंने बताया था कि एक और क्लास है, मेरे ख्याल में आप अभी उठे हो, फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे आप। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन। जितनी भी आपकी आईवी फ्लूइड है, जितने भी मेडिकेशन है, वो सारी प्रिस्क्राइब एडमिनिस्टर कर लो। ठीक है, और हीमोडायनामिक स्टेटस साथ साथ जो है वो देखते रहना है आपने, फ्लूइड इनटेक और आउटपुट देखना है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की तरफ। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज द फिजिकल इम्पेयरमेंट टू एडिकेट सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो। सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो के रास्ते में जो ब्लड फ्लो करता है जहाँ से, ठीक है, वेसल्स के अंदर, हार्ट के अंदर कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकती है, कॉजेज है फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल ब्लॉकेज। ठीक है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज है, कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज है आगे, वो कॉजेज है इसकी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है इसकी वजह से, डिज्निया हो सकती है। ठीक है, जुगुलर वीनस है वो डिस्टेंड हो सकते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है, कॉज डिफेंडेंट फाइंडिंग्स आएगी। सर स्टार्ट वाला रिपीट कर दे, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। स्टार्ट वाला क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। सेप्टिक शॉक का अपने हमने नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने देखना है कि जो लोग सेप्टिक शॉक के रिस्क पे, उन्हें आइडेंटिफाई कर लो। आपने जितनी भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स करनी है उनको सेप्टिक सेप्टिक तरीके से कर लो, हैंड हाइजीन, केयरफुल हैंड हाइजीन कर लो। नेक्स्ट जो है, जितनी भी आपकी आईवी लाइंस लगी है, जितनी भी आर्टीरियल लाइंस लगी है, जितने भी वीनस लाइंस लगी है, ठीक है, जितने भी सर्जिकल इंसिजन है, ट्रॉमा है, वुंड है, यूरिनरी कैथेटर्स है, प्रेशर अल्सर है, उन सारी चीज़ों को आपने केयरफुली मॉनिटर करना है। उन्हें देखना है कि कहीं इसमें इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है। आईवी फ्लूइड्स देने, आईवी मेडिकेशन देनी है, साथ साथ पेशेंट का हीमोडायनामिक स्टेटस, पेशेंट का इनटेक आउटपुट, और साथ में उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो आप लोगों ने साथ साथ मॉनिटर करना है, साथ साथ देखना है। ठीक है, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की तरफ आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, जिस तरह नेम से जाहिर है, ऑब्स्ट्रक्शन है किसी जगह पे, कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते में। कॉजेज क्या है, कोई फिजिकल मैकेनिकल इम्पेयरमेंट है, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है।
उसकी वजह से साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, चेस्ट पेन होगा, डिस्निया में जाएगा पेशेंट, जुगुलर वेन जो वो डिस्टेंग कर जाएगी, ठीक है, हाइपोक्सिया में जाएगा, और कॉज डिपेंडेंट फाइंडिंग आएगी। कॉज डिपेंडेंट फाइंडिंग का मतलब है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उस एरिया के हिसाब से कुछ फाइंडिंग्स आएगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ये देखो आप लोग, क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। अब इस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन से इस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तीन चीज़ें होंगी। डायस्टोलिक फीलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर अपलोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर अपलोड। इसका मतलब ये कि एक तो वेंट्रिकुलर अपलोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों का, अगर आगे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, और डायस्टोल जो है वो फीलिंग जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। अब इस मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इन चीज़ों की वजह से जो है, जो हमने पहले कहा कि वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वेंट्रिकुलर फीलिंग डिक्रीज हो गया तो वेंट्रिकुलर आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो पेशेंट जो है वो एक हाइपोटेंसिव हो जाएगा, हाइपोटेंसिव हो गया पेशेंट, टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया, ठीक है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो जाएगा। कहीं भी जो है वो कहीं पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो डायस्ट्रोल जो है वो सही तरह फील नहीं हो रहा, ठीक है, डायस्टोलिक फीलिंग जो है वो इम्पेयर हो गई है, वेंट्रिकुलर अपलोड जो है वो इंक्रीज हो गया है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वेंट्रिकुलर फीलिंग डिक्रीज हो गई है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया, हाइपोटेंशन में गया पेशेंट, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो गया, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो गया। अब आपने मैनेज कैसे करना है इसको, सबसे पहले आप कॉज ढूंढ लें कि कॉज क्या है। अगर काज कार्डियक टेम्पोनेट है, ठीक है, सबसे पहले आप कॉज देख लो। आवाज़ ख़राब आ रही है सबको या मुझे? किस किस को वॉइस इशू है? ठीक है, अगर सबको है तो मैं चेक करता हूँ, सबको इंशाल्लाह नहीं होगा, किसी एक बच्चे को होगा तो वो अपना नेट कनेक्शन वगैरह चेक कर ले, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले कॉज को फाइंड करना है। अब कॉज या तो कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है और या टेंशन न्यूमोथोरिक हो सकता है। अब कार्डियक टेम्पोनेट क्या है और टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट को आपने ट्रीट कैसे करना है, पेरिकार्डियोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, और टेंशन न्यूमोथोरिक्स को आपने किस तरह ट्रीट करना है, थोरेको सिंथेसिस के थ्रू या थोरासिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अब कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट हम किसे कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट वो कंडीशन है जिसमें ब्लड या फ्लूइड स्पेस को बिल्कुल फिल कर लेते हैं। किस स्पेस को? जिसके अंदर हार्ट है। जिस सेक के अंदर हार्ट मौजूद है ना, उस स्पेस को इर्द गिर्द से फ्लूइड या ब्लड जो है वो फिल कर देते हैं। तो हार्ट जो है वो कंजेस्ट हो जाता है, हार्ट को जो है वो जगह नहीं मिल रही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। इस कार्डियक टेम्पोनेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिकार्डियो सिंथेसिस करते हैं, वहाँ से उस ब्लड को या उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। द नेक्स्ट वन इज टेंशन न्यूमोथोरिक्स। टेंशन न्यूमोथोरिक्स के अंदर क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरिक्स वो कंडीशन है जिसमें प्लूरल कैविटी के अंदर एयर ट्रैप हो जाता है। जो फ्लूरल कैविटी है ना, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाता है, और एयर की वजह से ना तो लंग्स सही तरह जो है वो अपना फंक्शन करते हैं, और ना हार्ट जो है अपनी तरफ से फंक्शन करते हैं। हार्ट भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट की फंक्शंस जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं, कंट्रक्टिलिटी और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं मिलता, और लंग्स को भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम थोड़ा सिंथेसिस करते हैं, इस एयर को जो है वो हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसकी समझ आ गई? जी जी, मैं फिर से मैंने आप लोगों को बताया भी है, अब भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि फिर से आप, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग ब्रेक कर लो, और मैंने आज 2 लेक्चर लेने हैं।
कार्डियक टेम्पोनेट रिपीट कर दूं। कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? हार्ट है, जहाँ पे हार्ट पड़ा है, ठीक है, वहाँ पे एक सेक है, ठीक है, इस सेक के अंदर हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। अगर ये सेक जो है ये पूरा ब्लड से और फ्लूइड से जो है वो भर जाए, ठीक है, ये कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर क्या होता है, इधर ब्लड आ जाता है या फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, उस फ्लूइड या ब्लड की वजह से हार्ट को जो है वो इतनी जगह नहीं मिल रही कि ये हार्ट जो है ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर ले, ठीक है, तो हार्ट जो है वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है एक जगह पे इस ब्लड की वजह से। तो हम फिर क्या करते हैं, उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियो सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, ओके। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है? टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो थोरेसिक कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या है, लंग्स है, ठीक है, और हार्ट है। अब लंग और हार्ट जो है इसमें क्या होता है कि इन दोनों ने जो है इस कैविटी के अंदर रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, ठीक है। अब इसके अंदर एयर आ जाता है, इस एयर की वजह से जो है ये सारा एरिया जो है ये पूरा एयर कवर कर लेती है, तो हार्ट और लंग्स दोनों जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है इस एयर को जल्द से जल्द बाहर निकालना होता है। इसको बाहर निकालने के लिए जो हम प्रोसीजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थोरासिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम क्या है? मोड्स। मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन syndrome is altered organ function in acutely ill patient that require medical intervention to support continued organ function. It is another phase of progression of shock stage. जब शॉक जो है वो आगे प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि सारी ऑर्गन्स, ऑलमोस्ट सारी ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ चले जाती है एक्यूटली इल पेशेंट्स में। तो आपको ऐसे मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं करते तो आप जो है वो ऑर्गन्स जो है वो, अगर आप उन ऑर्गन्स को सपोर्ट नहीं करते उस टाइम पे, तो वो ऑर्गन्स जो है वो टोटली फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अब क्या है मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम? है क्या? पल्मोनरी डिसफंक्शन हो गया, पल्मोनरी सिस्टम बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया, और रीनल जो है वो डिसफंक्शन हो गया, लीवर जो है वो डिसफंक्शन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर जो है वो डिसफंक्शन हो गया, हेमाटोलॉजी जो है वो डिसफंक्शन हो गया, न्यूरोलॉजी जो है वो डिसफंक्शन हो गया। तो रहता क्या है अगर ये सारी चीज़ें डिसफंक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में मोड्स है कि सारी ऑर्गन, जितनी भी मेजर ऑर्गन्स थे, वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, वो सारी जो है वो डिसफंक्शन हो गई है, ठीक है। उन्हें सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इंटरवेंशन करते हो तो आप इन सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो ये सिस्टम जो है ये कहाँ जाएंगे, ये सारे जो है वो फेलियर की तरफ जाएंगे, और पेशेंट जो है वो कहाँ जाएगा, पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? टिकेपनिया हो सकता है, हार्ट सही काम को नहीं कर रहा, ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है, टिकेपनिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया में पेशेंट जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है या हेमाटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, तो पिटाइकी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। पिटाइकी क्या है? व्हाट इज पिटाइकी? पिटाइकी क्या है? पिटाइकी का पता है? असेसमेंट नहीं पड़ी? इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से छोटे छोटे पिन पॉइंट स्पॉट्स बनते हैं स्किन के ऊपर। इंटरनल ब्लीडिंग को नहीं कहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से स्किन के ऊपर जो है वो पिन पॉइंट स्पॉट्स बनते हैं। वो पिन पॉइंट स्पॉट्स जो है वो या तो रेड होंगे या पर्पल होंगे, ठीक है, और या पिंक कलर के होंगे, इसे कहते हैं पिटेगी। ब्लीडिंग को नहीं कहते, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से स्किन के ऊपर पिन पॉइंट स्पॉट्स बनती है छोटे छोटे, उसे पिटेगी कहते हैं। जॉइंटस हो सकता है, ठीक है, लीवर जो सही तरह फंक्शनल नहीं है, पेशेंट जो है उसको जॉइंटस हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन हो सकता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो ओलिगोयूरिया में या इन यूरिया में जा सकता है। टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है, और कॉन्शियस लेवल एलओसी जो है वो खत्म हो सकता है।
ठीक है। प्यूरिक स्किन स्पॉट आर पेजेस क्लियर, ओके, वेरी गुड। इसको आपने मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लो, ठीक है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करो। नेक्स्ट जो है, आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करें, प्रोवाइड एडिकेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। एडिकेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं? आपने सेचुरेशन को देखना है, सेचुरेशन को आपने मेंटेन करना है 82 से 92 के दरमियान, ठीक है। और जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है ना, एचबी जो है वो 7 to 9 के दरमियान होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर ऊपर होना चाहिए। सेचुरेशन इससे ऊपर होना चाहिए और हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो इससे ऊपर होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन रिपीट कर दूँ, ठीक है। पेशेंट ठीक है अपनी हाइपोक्सीमिया में जा सकता है, पिटाई हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग की वजह से जो स्किन के ऊपर पिन पॉइंट रेड कलर या पिंक कलर की स्पॉट्स बनती है उसे हम पिटाई कहते हैं। जॉइंटस हो सकता है पेशेंट को, एब्डोमिन जो उसका डिस्टेंड हो सकता है, ओलिगो यूरिया में जा सकता है या इन यूरिया में जा सकता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिक हो सकता है, हाइपोटेंसिव हो सकता है, ठीक है। और उसका जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो ज़ाहिर है कि ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है वो चेंज हो जाएगा और लेवल ऑफ कॉन्शियस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। आपने मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करो। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है। नेक्स्ट है सेचुरेशन को मेंटेन करो या ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करो। ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें, एक तो सेचुरेशन लेवल ठीक रखो, ठीक है। और नेक्स्ट है इस ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी आपके पास एडिकेट होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपके पास एयर हो, आपकी सेचुरेशन ठीक हो, ठीक है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा हो, ठीक है, सेचुरेशन ठीक हो। लेकिन ये सेचुरेशन ठीक कैसे रहेगा आपके पास, अगर एचपी जो है वो आपकी पूरी है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को किसने लेके जाना है, इस ऑक्सीजन को इस एचबी ने लेके जाना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो है वो एडिकेट होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिस्टोर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए आप फ्लूइड रिसिसिटेशन करोगे, एग्रेसिव फ्लूइड रिसिसिटेशन, ठीक है। आपने फ्लूइड्स लगानी है इस पेशेंट को, और फ्लूइड्स में कौन सी फ्लूइड्स लगानी है, ज़्यादातर आपने लगानी है आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइड्स कौन सी फ्लूइड्स हैं, क्रिस्टलाइड्स वो फ्लूइड्स हैं जो इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर के दरमियान फ्रीली मूव कर सकता हो, ठीक है। वो क्या है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड। तो आपने आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स लगाने हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, आइसोटोनिक का मतलब है कि उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो आपके ब्लड के साथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, सपोर्ट आर्गन फंक्शन। आर्गन फंक्शन को सपोर्ट करना है, जिस भी सिस्टम के या जिस भी आर्गन में इशू उसको आपने सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर हार्ट में इशू है तो टेम्प्रेरी पेसमेकर लगा लिया या कोई और चीज़ लगा लिया, ठीक है, या परमानेंट पेसमेकर लगा लिया या एंटाइटिक बैलून लगा लिया। किडनीज में इशू है तो आप जो है वो साथ साथ जो डायलिसिस वगैरह करवा रही हो, ठीक है। तो इसी तरह आपने आर्गन को सपोर्ट करना है। शॉक सेप्सिस इन मोड्स, ठीक है। पेशेंट के आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है। पेशेंट आउटकम क्या होनी चाहिए, इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन। जब पेशेंट जो है वो उसका टिश्यू परफ्यूजन जो है इम्प्रूव होगा तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट जो अलर्ट हो जाएगा, ओरिएंटेड हो जाएगा। क्रिस्टलाइड्स बता दूं, क्रिस्टलाइड्स वो फ्लूइड है जो हमारे पास दो तरह की फ्लूइड है, एक है क्रिस्टलाइड्स, ठीक है। एक मिनट में बता देता हूँ, पीछे स्लाइड से। दो तरह की फ्लूइड्स है हमारे पास, एक है क्रिस्टलाइड्स और दूसरे है हमारे पास कोलाइड्स, ठीक है। दूसरे जो है वो कोलाइड्स है। अब क्रिस्टलाइड्स क्या है, क्रिस्टलाइड्स जो है इकोलाइड्स क्या है, कोलाइड्स में ब्लड प्रोडक्ट सारे आते हैं, ठीक है। जितने भी ब्लड प्रोडक्ट है वो सारी कोलाइड्स में आते हैं। क्रिस्टलाइड्स के अंदर क्या आता है, क्रिस्टलाइड्स में नॉर्मल सलाइन और ये रिंगल डिक्टेट और डिक्सट्रोज वाटर वगैरह ये सारी क्रिस्टलाइड्स हैं। क्रिस्टलाइड्स क्या है, क्रिस्टलाइड्स वो फ्लूइड है जो इंटरस्टिशियल और इंट्रावेस्कुलर के दरमियान फ्रीली जो है वो मूव कर सकता हो, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल से फ्रीली जो है वो इंट्रावेस्कुलर में जा सकते हैं और इंट्रावेस्कुलर से फ्रीली जो है वो इंटरस्टिशियल में जा सकते हैं, वो क्या है, वो क्रिस्टलाइट फ्लूइड है। कोलाइड फ्लूइड जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है।
मोड्स होने के बाद पेशेंट सर्वाइव बहुत मुश्किल ही है। जब मोड्स हो जाए, सारे ऑर्गन जो है वो डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, तो बहुत मुश्किल से जो है वो पेशेंट बचते नहीं बचता फिर। ठीक है, आपने उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है बस। ठीक है, रिवर्ट नहीं कर सकता पेशेंट। अब अगर पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है, उसके टिश्यू परफ्यूजन जो इम्प्रूव हो रही है, तो कौन कौन सी चीज़ें आएगी पेशेंट के अंदर? तो एक तो पेशेंट जो है वो अलर्ट हो जाएगा, ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, एक तो पेशेंट जो है वो अलर्ट हो जाएगा, ओरिएंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो पेशेंट नॉर्मोटेंसिव हो जाएगा, उसका टेंशन जो है वो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में जी जाएगा, उसका बीपी लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मोटेंसिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, उसकी स्किन जो है वो वार्म और ड्राई स्किन हो जाएगी। ठीक है, यूरिन आउटपुट उसका ठीक हो जाएगा, हीमोडायनामिक लेवल जो है उसके ठीक हो जाएंगे, लेब वैल्यूज जो है उसके नॉर्मल लिमिट में आ जाएंगे। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, स्किन जो है वो इंटेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि पेशेंट जो है वो फुली अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अगर टिश्यू परफ्यूजन ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट ठीक हो सकती है। ये तो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो। सर स्टेज 3 इरिवर्सिबल थी और मोड्स तो स्टेज 4 होती है, तो कैसे टिश्यू परफ्यूजन नॉर्मल हो सकती है? ठीक है, नेक्स्ट किसी और? अली हमजा प्रेजेंट है? ठीक है, आमना नो क्वेरी सर। ठीक है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर पेशेंट की टिश्यू परफ्यूजन हमने इम्प्रूव कर दी, तो टिश्यू परफ्यूजन इम्प्रूव कैसे हो सकती है? आपने फ्लूइड्स लगाया, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो आपने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव किया, आयनोट्रॉप्स दिए। ठीक है, या कोई पेसमेकर वगैरह लगाया बाहर से। ठीक है, तो अगर आपने टिश्यू परफ्यूजन जो है वो ठीक करवाया टाइमली, ठीक है, बाद में नहीं, टाइमली इनिशियल स्टेज में, अगर इनिशियल स्टेज में आपने ठीक करवाया टिश्यू परफ्यूजन, तो पेशेंट जो है वो सारी चीज़ें जो उसकी नॉर्मलाइज हो सकती है। लेकिन अगर वो लेटर स्टेज पे चला गया, तो लेटर स्टेज में जो है वो फिर डेथ की तरफ जाएगा, वो फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, मोड जो है वो फोर्थ स्टेज नहीं है। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो है वो मोड्स की तरफ जाता है, रिफ्रैक्टरी स्टेज जो है वो मोड की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर हम टाइमली इस चीज़ को कवर करेंगे, तो शायद जो है वो पेशेंट रिकवर कर जाए। लास्ट दो स्लाइड रिपीट कर दो। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हम पढ़ रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का आपने मैनेज कैसे करना है? ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक नहीं, ये मोड्स, मोड्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोड्स को आपने मैनेज कैसे करना है? तो सबसे पहले आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मोड जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। पेशेंट को तो हम इस तरह नहीं छोड़ सकते ना कि आप पेशेंट को इस तरह छोड़ दो और बात खत्म हो, ऐसे भी डेथ की तरफ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेशन से पहले हमने क्या करना है, प्रोग्रेशन से पहले हमने इस स्टेज को जो है वो ख़त्म करना है। तो अगर प्रोग्रेस कर गया तो फिर तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं किया, इनिशियल स्टेज पे हमने कुछ एक्ट किया, तो पेशेंट जो है वो रिवर्ट कर सकता है। ठीक है, आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए।
ठीक है। ऑक्सीजनेशन, टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो एडुकेट रखना है। एडुकेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले सेचुरेशन है, मेन जो चीज़ है। आर्टीरियल ब्लड के अंदर सेचुरेशन का लेवल कितना है, ठीक है, सेचुरेशन कितना है। सेचुरेशन क्या 88 से 92 के दरमियान होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट, इस ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, वो है हीमोग्लोबिन। तो आपका एच बी लेवल जो है वो एडिकेट होना चाहिए, 7 से 9 के दरमियान मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है ना, उसको आपने रिस्टोर करना है। आप इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को हम किस तरह रिस्टोर कर सकते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन के थ्रू। जब आप बार बार फ्लूइड्स दोगे तो उसके थ्रू एग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन करनी है आपने। फ्लूइड्स कौन सा लगाना है, फ्लूइड्स आपने लगाने हैं आइसोटोनिक क्रिस्टलाइड्स, ठीक है। दो चीज़ें, एक है आइसोटोनिक और एक है क्रिस्टलाइड्स। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो तरह की फ्लूइड है, एक है क्रिस्टलाइड्स और दूसरे है कोलाइड्स, ठीक है। कोलाइड्स जो है वो क्या है, कोलाइड्स के अंदर सारे ब्लड प्रोडक्ट्स आते हैं, ये एफएफपीज, रेड ब्लड सेल्स, पेक सेल्स, ये सारे, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीसी, ये सारे क्या है, ये कोलाइड्स है। और एक जो मेन कोलाइड है जो कि यूज़ होता है वैसी हॉस्पिटल्स के अंदर, वो कौन सा है, वो आप लोगों ने मुझे अभी बताना है। देखा होगा आप लोगों ने, हॉस्पिटल के अंदर एक कोलाइड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, मोस्टली आईसीयूज़ के अंदर, मेडिकल वार्ड्स के अंदर भी यूज़ होता है, मेजर कोलाइड, जो कि ब्लड नहीं है लेकिन वो कोलाइड है। कौन सा है वो, अली हमजा, वर्दा, आप लोग बताओ मुझे। हॉस्पिटल के अंदर एक कोलाइड यूज़ होता है जो कि न आरबीसी है, न पैक सेल्स है, न फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये चीज़ें नहीं है, इनके अलावा है जो बाहर से पैक होके आता है। अस्तगफिरुल्लाह, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन कोलाइड नहीं है, क्रिस्टलाइड, डिक्स अस्तगफिरुल्लाह, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, रिंगल लिक्टेड, ये सारे क्रिस्टलाइड्स हैं। कोलाइड एक यूज़ होता है, नहीं प्लाज्मा नहीं है। अली सुलेमान, अल्ब्यूमिन नहीं, अल्ब्यूमिन तो प्रोटीन है। हमजा ना करो, आपको आइडिया नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आपने ना देखा हो। भूल गए होंगे आप, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नहीं नहीं, क्लिनिकल्स आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है। हेमासेल का नाम सुना है, ये नाम सुना है कभी, हेमासेल। ये क्या है, ये कोलाइड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सुना है किसी ने नाम, अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने नाम भी नहीं सुना, मैं क्या करूँ अब। चले, हेमासेल आपने नेट पे सर्च कर ले, अगर शायद आप लोग उसकी वो पैकिंग वगैरह देख लो तो उससे शायद समझ आ जाए आप लोगों की क्या है। शायद फिर आप लोगों को याद आ जाए कि हमने कहीं देखा है इस चीज़ को, ठीक है, देख लो एक दफ़ा। चलो, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या है, वो कोलाइड्स है सारी, ठीक है। ये है क्रिस्टलाइड्स। अब क्रिस्टलाइड्स में क्या है, क्रिस्टलाइड्स में सारी ये नॉर्मल सलाइन, ब्रिंगल लिक्टेट और डिक्सट्रोज वाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्रिस्टलाइड्स में आते हैं। अब क्रिस्टलाइड्स में भी तीन तरह की फ्लूइड्स आते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तीन तरह की फ्लूइड्स आती है, ठीक है। अब हम उसकी ऑस्मोलैरिटी की या टोनिसिटी को देखते हैं। जिसको टोनिसिटी और ऑस्मोलैरिटी जो वो ब्लड के साथ सेम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड। तो आपने सिर्फ और जी बिल्कुल, रॉली का बिल्कुल ठीक कह रही है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने पे दिया जाता है ये। वेरी गुड, आपने देखा है, रॉली का ने देखा है, ठीक है। वो हेमासेल है। कलर किस तरह होता है हेमासेल का, जिस तरह प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा का और उसका ऑलमोस्ट सेम ही कलर होता है।
शॉक में मोस्टली ये देते हैं, बर्न्स में, पेरिटोनाइटिस में, क्रश इंजरी में। ठीक है, जब हमारा प्लाज्मा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ना, तो ये चीज़ अक्सर हम देते हैं फिर। ठीक है, ओके। अब 3 तरह की फ्लूइड्स हैं। आइस क्रिस्टलाइट्स के अंदर 3 तरह की फ्लूइड्स हैं, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है और आइसोटोनिक है। ठीक है, आइसोटोनिक क्या है? आइसोटोनिक फ्लूइड उनकी ऑस्मोलिडिटी जो है वो ब्लड की ऑस्मोलिडिटी के साथ की तरह ब्लड ऑस्मोलिडिटी के साथ सेम होती है। ठीक है, तो उन फ्लूइड्स को हमने इन्फ्यूज़ करने हैं, जिसमें 0.9 नॉर्मल सलाइन आता है, 0.45 नॉर्मल सलाइन भी होता है। किसी ने देखा है? 0.45 नॉर्मल सलाइन जो है वो हाइपोटेंसिव सोल्यूशन है। ठीक है, 0.9 नॉर्मल सलाइन जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, 1% नॉर्मल सलाइन जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट जो है वो इन्फ्यूज़ करने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? अगेन बताओ, दोबारा बताओ, क्या दोबारा बताओ, कहाँ से दोबारा बताओ? जिसको नहीं क्लियर, एक दो बच्चों को क्लियर नहीं है, वो बताएं कहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रिस्टलाइट फ्लूइड से। ठीक है, देखो, दो तरह की फ्लूइड है, मैंने आप लोगों को कहा, क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स जो है ये क्या है? कोलाइड्स ये ब्लड प्रोडक्ट्स है सारी, इसकी बात खत्म हो गई। क्रिस्टलाइड्स क्या है? क्रिस्टलाइड में 3 तरह की फ्लूइड्स हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। नॉर्मल सलाइन एक आता है 0.45, 0.45 नॉर्मल सलाइन आता है। ठीक है, 0.45%। एक आता है 0.9%, एक आता है 1%। ठीक है, ये 0.45 जो है ये क्या है? ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ये 0.9% जो है ये क्या है? ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, और ये जो 1% है ये क्या है? ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या लगानी है? आपने सिर्फ और सिर्फ आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो लगानी है। ठीक है, समझ आ गई? टोनिसिटी का असल में मकसद क्या है? टोनिसिटी का मतलब क्या है? टोनिसिटी का मतलब है कि सैल्यूट के अंदर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, ये क्या है? इसे टोनिसिटी कहते हैं। सर मिशेल प्रेसिडेंट थी, उसका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया, वो बोल रही है इंटरनेट। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है? चले, गुड। ठीक है, ठीक है, सारे प्रेजेंट है, सबका पता है मुझे कौन कौन प्रेजेंट है।
अटेंडेंस की टेंशन ना लो, अटेंडेंस के साथ साथ लगा रहा हूँ, ठीक है। जी जी, मैं पीपीटी अपलोड कर लूँगा आज, तो आप लोगों का साइट भी बन जाएगा, ठीक है। ओके। मैं साइट जनरेट नहीं करता, आप लोगों के ऑलरेडी वो क्या नाम है, एक साइट तो आप लोगों का ऑलरेडी है साइकोलॉजी का, जो कि मैंने लेक्चर लेने से पहले जनरेट किया था। आप लोगों को पता भी नहीं था साइट के बारे में जब हमने जनरेट किए थे। तो आजकल ये एस पे थोड़ा सा काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो मैं दोबारा उस पर कर लूँगा, मैं साइट जनरेट करके आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा इंशाल्लाह, और लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एस एल एम एस पे भी ये इशू है कि एस एल एम एस पे आप पहले से जो है वो हसन का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मिस्टर हसन ये पढ़ा रहा था फाइनल ईयर को। अब वो चले गए हैं, तो उनके चले जाने के बाद अब मुझे अभी एक्सेस नहीं मिला उसका। मुझे एक्सेस मिलेगा, फिर उसके बाद ही जो है मैं उस पर कुछ अपलोड करूँगा एस एल एम एस के ऊपर, ठीक है। सी सी एन का एक्सेस मेरे पास नहीं है अभी, सी सी एन का एक्सेस मिलेगा तो फिर ही कुछ होगा। तो इसीलिए मैं साइट का कह रहा हूँ कि मैं साइट जनरेट कर लूँगा, जिस तरह हमारा साइकोलॉजी का साइट है।